साहब आगे कहते हैं कि तंदूर चलाने के अलावा जंग भी लड़ लेते हो. दिस इज़ फॉर मी आई थिंक इट वाज जस्ट क्रूड रेसिज्म एंड नथिंग एल्स. आप क्या कहते हैं सर इस पे? It is crude racism and nothing else. काफ़ी ओपन रहे हैं रिसेंटली क्रिटिक करने में गवर्नमेंट को, स्पेसिफिकली द पंजाब गवर्नमेंट. मुझे समझ में नहीं आ रही कि G500 माँ सिवाय इसके कि जो प्राइम मिनिस्टर का जहाज होता है उससे बड़ा है, इसकी क्या जरूरत थी? मतलब ये चचा भतीजी आपस में कंपटीशन करने में मेरे और आपके पैसों से करेंगे? ये मतलब ये मजाक हो रही है कि 2 जहाज तो ऑलरेडी है इनके पास, एक हेलीकॉप्टर तो है, चारों सूबों के पास जहाज नहीं होने चाहिए? अगर एक प्राइम मिनिस्टर के पास टूल है, दो जहाज या 3 जहाज हो गए प्राइम मिनिस्टर के पास, अब तो एक 319 भी आ गया और 2 गल्फ स्ट्रीम है 400 और 450. ये 3 जहाज काफी है, किसी चीफ मिनिस्टर को चाहिए तो बोरो कर ले. क्या कभी ये मुमकिन होगा कि हमारा जो बजट हो एक बैलेंस बजट होगा? या बड़े मुश्किल है, पता नहीं, मतलब कभी इज अ लॉन्ग टाइम, मे बी अ ईयर बिफोर क़यामत वी मे बी एबल टू डू इट. कि सियासतदान का जो टेन्योर था, एरा था, वो सबसे बेस्ट था इन रिगार्ड्स टू आवर इकोनॉमिक्स. शायद अब्बासी के जो 10 महीने थे, लोग समझते हैं कि दिस वाज द ड्रीम पीरियड. वो एक काबिल, एक दयानतदार, हम्बल, और इतने हम्बल के वो एडवर्टाइज भी नहीं करते अपनी ह्यूमिलिटी के. कुछ लोग अपनी ह्यूमिलिटी भी एडवर्टाइज कर देते हैं. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बुरहान ज़हूर है और आप देख रहे हैं नार. आज हमारे साथ पाकिस्तान के मुआशी और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके ऊपर बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, जो कि 5 महीने PMLN की गवर्नमेंट में साबिक वज़ीर ख़ज़ाना रहे. उसके बाद 5 महीने PTI की गवर्नमेंट में इन्हें जेल की सज़ा काटनी पड़ी. उसके बाद 5 महीने ये फिर PDM की गवर्नमेंट में हमारे वज़ीर ख़ज़ाना रहे. सर कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू जी, बहुत अच्छा. सर शुरू करते हैं ताज़ा जो डेवलपमेंट है सर, जो अफ़गान पाक फ़ियास्को हो रहा है. हाउ डू यू थिंक ये जो एपिसोड है ये अनफोल्ड होगा? ये तो बड़ा मुश्किल है कहना कि कैसे अनफोल्ड होगा, लेकिन मेरा मतलब ये कि ये अफगानिस्तान से कुछ अरसे से, आप जानते हैं कि जब से तालिबान की हुकूमत आई थी, ये पाकिस्तान में टेररिज्म होता है. और बड़े शवाहिद हैं कि अफगान तालिबान उनकी सरपरस्ती करते हैं, अगर टॉलरेट नहीं करते तो. इनफैक्ट टॉलरेट से ज़्यादा है, सरपरस्ती ही करते हैं. ये UN भी कह चुकी है, मुख्तलिफ लोग, ममालिक भी कह चुके हैं. और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काफ़ी अरसे से बात कर रही थी, लेकिन अब देखिए कि रूस का ये मामला हो गया है कि कभी KP में अटैक होता है, कभी हमारे लोग शहीद होते हैं, कभी आ, उनके लोग मारे जाते हैं, लेकिन ये रोज़ का मामूर बन गया है और ये बर्दाश्त कोई भी रियासत नहीं कर सकती. तो जाहिर है कि फिर हमने उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया, फिर उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया. और अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कंसिडर्ड एक्शन लिया है, कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन लिया है. मैं समझता हूँ कि आई होप, मेरी दुआ है, उम्मीद है कि इससे टेररिज्म ख़त्म हो जाए. मुझे नहीं पता कि ख़त्म होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे थोड़ा सा मैसेज तो ज़रूर जाएगा अफगान तालिबान को, या तालिबान को, कि ये पाकिस्तान में टेररिज्म करना जो है ये कॉस्टली पड़ेगा इनको, इन टर्म्स ऑफ लूजिंग देयर एम्यूनिशन डिपो एंड ऑल दैट. और जिधर ये मार रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो 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 फौज पाकिस्तान के जो तैयारे वगैरह, जी सर. उनके डिपो को मार रहे हैं, उनके लॉजिस्टिक सेंटर्स को मार रहे हैं. आई थिंक ये सही कर रहे हैं. सर डू यू थिंक ये हमारी एक अपनी पॉलिसी का फेलियर है? क्योंकि जिस तरह हमने रेफ्यूजी के मामले को डील किया था, अफगान रेफ्यूजी का जो मामला चलता रहा, डू यू थिंक ये हमारी पॉलिसी का फेलियर है, या डू यू थिंक दिस इज समथिंग जो कि इनएविटेबल है, इसने इवेंचुअली होना ही था? जी, एब्सोल्युटली. आई थिंक कि इसमें हमारी जो पुरानी पॉलिसी थी ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग कि तालिबान अफगान हो या पाकिस्तानी हो, तालिबान तालिबान होता है. और वो एक ही बेसिकली, जैसे अफगान ट्राइब्स या पश्तून ट्राइब्स दुरंद लाइन के या हमारे बॉर्डर के दोनों तरफ रहते हैं, वो बॉर्डर के इस तरफ या उस तरफ होने से फंडामेंटली इनकी आउटलुक चेंज नहीं होती है. और वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के 2 विंग्स थे या 2 नाम थे. हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट की और पॉलिटिशियंस की पॉलिसी रही है कि वो गुड तालिबान बैड तालिबान, ये नहीं होना चाहिए था कभी भी, और ये गलत पॉलिसी थी. मैं ये समझता हूँ कि जो 30 सालों में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह से पीछे रहा है, इसकी एक बड़ी वजह, वाहिद वजह नहीं है, लेकिन एक बड़ी वजह यह है कि हमने ये पाकिस्तान में टेररिज्म कभी भी कंटेन नहीं किया. कभी हमने नेक नियति से, खुलूस दिल से और मेंटल क्लैरिटी से उनका इसका मुकाबला नहीं किया. जिस तरह हम रेफ्यूजीज को डील कर रहे हैं, जो हमारा, उससे उससे मैं इख्तलाफ करता हूँ हमारी पॉलिसी से.
जो 3 जनरेशन से अफगान यहाँ पे रह रहे हैं, और ख़ास तौर पे बच्चे जो पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं, और जो जिन्होंने कभी अफगानिस्तान देखा भी नहीं है, उनको भेजना मैं समझता हूँ, और उस मुल्क में भेजना कि जहाँ पे कोई जॉब नहीं है, जहाँ पे कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो फिर वहाँ पे जाके शायद मजीद टेररिज्म करें। हमने सुना है एनेक्डोटली कि कुछ जो अफगानिस्तान से जो ये आते हैं टेररिस्ट के ग्रुप्स, उसमें टोलों में वो भी लोग शामिल हैं कि जो यहाँ से रेफ्यूजीज थे, गए थे, अल्लाह जानता है, मतलब इट्स नॉट क्लैरिटी, ये तो लोग ऐसे भी प्रोपेगेंडा में कह सकते हैं। लेकिन जो इतने अरसे से यहाँ पे रह रहे हो, 30-40 साल से, जो कि पैदा ही यहाँ हो, उनको वापस भेजना मैं समझता हूँ चाहती है। राइट सर। सो बेसिकली यूर सेइंग कि जो हमारी पॉलिसी थी कुछ ऐसे पहले कि तालिबान को, टीटीपी को मेन स्ट्रीम में लेके आना है, इनको जॉब्स देनी है, इनको एक सुटेबल आपने मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आना है कंट्री के, दैट वाज नॉट राइट, राइट? नहीं नहीं, मैं वो तो अभी मैं पहुंचा ही नहीं हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो रेफ्यूजीज को वापस भेजना है, राइट राइट। जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, वो मुझे नहीं सही लगता है। मैं समझता हूँ कि वो, मैं जानता हूँ कि वो अफगान गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना चाह रहे हैं वगैरह, लेकिन ये अफगान गवर्नमेंट जो है ना, वो इस टाइप के प्रेशर्स लेती नहीं है, इन द सेंस कि दे आर नॉट देयर फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ देयर कंट्री और देयर पीपल। वहाँ पे लाइन लगा के लोग गुर्दे बेच रहे होते हैं, अपने खुद के किडनीज बेच रहे होते हैं। These people have some अजीब notion of wrong-headed and un-Islamic notion of some Islamic emirate. तो और और जाहिर है कि ये जो टेररिज्म भी कर रहे होते हैं आपके पास तालिबान, ये भी बहुत पैसे कमा रहे होते हैं, बड़ा भत्ताखोरी कर रहे होते हैं, अगवा बड़ा तावान कर रहे होते हैं। ये टेररिज्म इस तरह फ्री में तो फंड नहीं होती है। जी सर। ये अलग बात है। और जो यहाँ पे मेन स्ट्रीम करना, वापस तालिबान को लाना, दैट वाज आल्सो अ रॉन्ग पॉलिसी। यस। राइट सर। सर आपने रिफ्यूजीज़ वाली बात की सर, इस पे जो स्टेट का रिस्पांस है वो भी काफ़ी अजीब है। आई एम नॉट श्योर अगर आपने मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन की रीसेंट वीडियो देखी हो, उसमें एक साहब आगे कहते हैं कि तंदूर चलाने के अलावा जंग भी लड़ लेते हो। सो दिस इज़ फॉर मी, आई थिंक इट वाज जस्ट क्रूड रेसिज्म एंड नथिंग एल्स। आप क्या कहते हैं सर इस पे? इट इज क्रूड रेसिज्म एंड नथिंग एल्स। आई मीन, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन या जिसने भी ये सेल ने बनाया है, आई थिंक पीएमएलएन के एक मीडिया सेल ने बनाया है, क्लोजर क्लोजर टू शहबाज शरीफ। क्योंकि ये मीडिया सेल पीएमएलएन के अलग अलग है, मरियम साहिबा का अलग है, शहबाज साहब का अलग है। तो उन्होंने बनाया है, उसमें शहबाज साहब को भी प्रमोट किया है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मुल्क का शहबाज शरीफ हो, एज ए फीस द डिसीजन मेकर थे। लेकिन ये जो चीप रेसिज्म है ना, ये लेजी रेसिज्म, that's not even the policy of our state and should never be the policy of our state. हम कोई एथनिकली या रेशियली डिस्टिंक्ट थोड़ी है अफगानिस्तान से। जी सर। मतलब हम पागल हैं क्या? और जो दूसरी बात है कि हमारी लड़ाई अफगानिस्तानी लोगों से तो नहीं है ना, अफगान लोगों से तो नहीं है ना। हम तो समझते हैं कि वो बड़े गयूर, बड़े प्राउड, अच्छे लोग हैं, जो एक तालिबान के गिरफ्त में आ गए हैं। और हम, तुम्हारी लड़ाई, जो हमारी रियासत भी जो कह रही है बार बार कि हमारी लड़ाई तालिबान से है, और हम चाह रहे हैं कि टेररिज्म रुके। वी हैव नथिंग अगेंस्ट द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। सो दिस वाज अनकॉल्ड फॉर। ये चीप थिएट्रिक्स हैं ये। दिस रिफ्लेक्ट्स more the mindset of the people who made it, really, than the policy of the government of Pakistan. परफेक्ट सर, राइटली सेड। सो सर आप काफ़ी ओपन रहे हैं रिसेंटली क्रिटिक करने में गवर्नमेंट को, स्पेसिफिकली द पंजाब गवर्नमेंट सर। सो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी और वो क्या चीज़ें थी जो वो लोग एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर पाए? सिंध गवर्नमेंट को भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ। राइट सर। तो ये कोई वो बात नहीं है, क्योंकि अक्सर मैं सिंध गवर्नमेंट को कुछ कहता हूँ तो बोलते हैं कि तुम पंजाब को कुछ नहीं कहते हो, पंजाब को कुछ कहता हूँ तो सिंध गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहते। मेरा राइट। हक है कि चारों सूबों की हुकूमतों को मैं क्रिटिसाइज करूँ। मैं मेरे टैक्स के पैसों से, आपके टैक्स के पैसों से, पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसों से ये चलते हैं। जब सिंध हुकूमत कराची के अंदर एक पैसे की डेवलपमेंट नहीं करती और करप्शन का बाजार पूरे सिंध में खुला हुआ है सिस्टम के नाम से, तो वो क्रिटिसिज्म के लायक है। जब पंजाब हुकूमत ये हरकतें करती है जो अभी इन्होंने की हैं, कि जहाज खरीद लिया, फिर झूठ बोला कि ये जहाज एयरलाइन के लिए खरीदा है, वो एयरलाइन बनाना एक अलग गलत पॉलिसी थी, लेकिन ये तो कंप्लीट झूठ बोला। उसके बाद मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही कि G500 मां सिवा इसके कि जो प्राइम मिनिस्टर का जहाज होता है उससे बड़ा है, इसकी क्या जरूरत थी?
मतलब ये चचा भतीजी आपस में कंपटीशन करने में मेरे और आपके पैसों से करेंगे, ये मतलब ये मजाक हो रही है क्या? ठीक है। नहीं सब तो राणा सना साहब ने भी कह दिया कि वो फ्लीट में ही शामिल होना था पंजाब गवर्नमेंट के। नहीं वो तो कह दिया, वो तो ऑब्वियसली, आई मीन इट्स स्टूपिड टू, आई मीन झूठ के कोई पैर तो नहीं होते ना। एयरलाइन नहीं है, एयरलाइन खुली नहीं है, लाइसेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, हेड ऑफिस नहीं है, CFCFO नहीं है, कोई प्लान नहीं है। आपने एक जहाज खरीदा PM के FCM की आसाइश के लिए, आराम के लिए, और आपने कह दिया कि ये एयरलाइन है, तो झूठ थी। लेकिन उसके बाद भी देखें ना, आज तक आपको बताया कि कितने का जहाज खरीदा, आपको बताया कि किसके ऊपर कितना कमीशन दिया गया, आपको बताया कि ये पेपरा रूल्स के तहत खरीदा गया है, आपको बताया कि इसकी क्या जरूरत थी। वो एक दो जहाज तो ऑलरेडी है इनके पास, एक हेलीकॉप्टर तो है। अच्छा। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि चारों सूबों के पास जहाज नहीं होने चाहिए। अगर एक प्राइम मिनिस्टर के पास स्कूल है, दो दो जहाज या तीन जहाज हो गए प्राइम मिनिस्टर के पास, अब तो एक 319 भी आ गया, और दो गल्फ स्ट्रीम है, 400 और 450। ये तीन जहाज काफी है। किसी चीफ मिनिस्टर को चाहिए तो बोरो कर ले, एक छोटा जहाज और रख लो। मतलब आपने अटक से रहीम यार खान ही जाना है ना पूरे पाकिस्तान में कि 1.5 घंटे की फ्लाइट है, वो PM के मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पुराने जहाज से हो सकती थी। अगर इनको इसके अलावा कहीं जाना था तो पहले भी PAF का जहाज लेके जापान गई हुई थी। और मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आपस की बात है कि ये कतर एयरवेज, ये एमिरेट्स, इनकी भी बड़ी कंफर्टेबल जहाज होते हैं। ये आवाम के साथ बैठ के ट्रैवल करने में इतनी कोई बुरी बात नहीं है। आई ट्रैवल ऑन PIA, नॉट ऑन PIA नो एनी मोर, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट ये एयर ब्लू एंड सरीन एंड फ्लाई जिना ऑल द टाइम विद पाकिस्तानीज, इट्स एक्चुअली ओके, वी आर ऑल्सो पाकिस्तानीज। उनके साथ बैठ के ट्रैवल करने में कोई मुजाहिका नहीं है। आपको अपने अलग से जहाज और शाहाना जहाज, अगर आपके पास पैसे हैं तो अपने पैसों से ले, बिस्मिल्लाह करें। लेकिन नहीं है तो फिर आवाम के पैसों पे ये करना ज्यादती है। तो मेरी इतनी सी गुजारिश थी। राइटली सेड। सो सर ये तो चलिए सर एक एस्पेक्ट हो गया। ब्रॉडर से क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी गवर्नमेंट के साथ, सूबे की गवर्नमेंट के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ? इन लोगों के साथ आपका उठना बैठना था, इन लोगों के साथ हमने इवन सर्व भी किया। तो सर व्हाट वाज द रीज़न? सूबे से शुरू करते हैं, फिर वफाक पे भी आते हैं, ठीक। राइट सर। सूबे के चार काम होते हैं, चार मेन काम सूबे के होते हैं। वैसे तो मतलब ठीक है, आप जो करना है, लेकिन चार बेसिक काम होते हैं आपके। नंबर 1, आपको बच्चों को तालीम देनी होती है, ठीक। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है सूबे का। नंबर 2 जो है वो आपको आवाम को सेहत के मौके फराहम करने होते हैं, सेहत की सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं, ठीक। जिसमें नॉट जस्ट के हॉस्पिटल एंड BHU शामिल हैं, लेकिन इसमें ये कि अगर पानी के अंदर कोई लेदर की फैक्ट्री से पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं, या किसी और नाले से आ रहे हैं, या कोई और जगह से आ रहे हैं, तो पानी को सफा करना है ताकि हेपेटाइटिस ना बढ़े और ये चीजें भी ना हो, ये भी ठीक। तो ये जी सेहत का सर। हिस्सा हो। तीसरी चीज हुई पुलिसिंग, ठीक है, एंड क्राइम को रुकवाना है। अगेन 900 लोगों को CTD इनकाउंटर कर दे, दैट्स अ पॉलिसी, बट आई मीन अल्लाह करे इसमें कोई भी बेगुनाह ना हो। लेकिन ये कि वी आर नॉर्मली इन अ रूल ऑफ लॉ कंट्री, वी हैव जजेस डिसाइड दीज थिंग्स। आई अंडरस्टैंड कि हमारे जुडिशियल सिस्टम बहुत इनएफिशिएंट है, लेकिन उधर वहां पे वो करना चाहिए इसका। लेकिन बहरहाल तीसरा जो सर्विस होता है वो पुलिसिंग होती है, चाहे वो सिंध के अंदर हो, पंजाब में हो, KP में। और पुलिस का काम जो है वो कॉलोनियल एरा पुलिस, जो कि आवाम को सप्रेस करके रखती थी और हुक्मरानों के जो मर्जी लाइक नाफिज करती थी, उससे अभी तक हम किसी हुकूमत में ये शिफ्ट नहीं हुए कि पुलिस का काम आपकी मदद है, ठीक है। वी आर पेइंग देयर सैलरीज तो दे हेल्प अस आउट। तो ये चौथा और मैं आपको अब भी बता रहा हूं कि कराची से लेकर खैबर तक पाकिस्तान में कोई ऐसा थाना नहीं होगा जहां पे आप जाके एक FIR बगैर पैसों के कटवा सकते हैं, या बगैर किसी फोन के कटवा सकते हैं, दुरुस्त बात है सर। ठीक है। या आपने कोई किसी को फोन करवाना है, कोई DSP DIG साहब से कि सर वो मेरा कुछ चक्कर हो गया है तो जरा एक फोन कर दें, तो वो फोन कर देंगे। या आपने जाके थोड़े से वो जो जो मुहर्रर होता है उसने आप उसको आपने थोड़ी सी चाय पानी करनी है। तो सर्विस तो पुलिस का कल्चर नहीं। और जो चौथा काम होता है वो सिविक सर्विसेज होता है, रोड रास्ते वगैरह वगैरह ये सर्विस करना। अ, पाकिस्तान में पंजाब में 1 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है, जी ठीक है। सर। आज 94 लाख बच्चे, ये कल रिपोर्ट आई है मेरे ख्याल से, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि 94 लाख बच्चे पंजाब में स्कूल से बाहर हैं। कुछ 70 लाख के ऊपर बच्चे सिंध के ऊपर से बाहर हैं। सिंध से तो पंजाब बड़ा अच्छा है, लेकिन पंजाब में जितने बच्चे स्कूल से बाहर है ना बेटा, जी इतने सर। बच्चे किसी और स्कूल में भी दुनिया के पाए नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेजेडी आपको बताऊं, नॉट दैट आई थिंक मोर मनी इज द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि आज जो पंजाब फी बच्चा खर्च कर रही है रियल रुपीज में, वो पिछले 10 सालों में कम है।
मतलब 10 साल पहले आप फी बच्चा ज्यादा पैसे खर्च कर रहे थे, आज आप कम कर रहे हैं। ठीक है। सो नॉट दैट मनी इज अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग, लेकिन certainly we should not be reducing the amount of money we spend per child. We should be increasing this money, right, given our budget constraints. सर हमारे पास कुछ दिनों पहले एक गेस्ट आए हुए थे, वो आपने जो तमाम तर बातें की उन्होंने भी वही बातें की थी। उन्होंने कहा था ये तमाम तर चीज़ें बाय डिज़ाइन रखी गई हैं। तो डू यू हैव एनीथिंग टू से इन दैट रिगार्ड से? यार मुझे नहीं पता कि किसी डिजाइन रखी है, लेकिन अब जो पंजाब में बातें आती हैं जो करप्शन की, मैंने खुद पंजाब हुकूमत में काम किया शहबाज साहब के नीचे, और उधर तो मैं जब पंजाब में काम करता था 8 से 13 के दरमियान, तो कोई करप्शन की बात नहीं आती थी। लेकिन अब तो करप्शन की बातें भी सुनते हैं, लैंड के अंदर, दीगर चीजों के अंदर, चीजें महंगी खरीदने के ऊपर। आप अगर ये देखें कि जो, और जिसका जो बड़ा अच्छा मेजर होता है, मैं आपको ऐसे बताऊं, अगर किसी बच्चे को रिसर्च भी करनी हो, कि look at the cost per mile you pay contractors to build roads or to repair roads। ठीक है। when the cost per mile increases, इसका मतलब है कि जो 20-30% जो MNA MPA या दीगर लोगों को जो रिश्वतें देती हैं वो बढ़ गया है। पहले अगर आप 1 करोड़ रुपए मील का दे रहे थे रोड रिपेयर कर, रोड बनाने का, और आप 1.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पर रेट बढ़ गया, तो वो रेट बढ़ गए हैं। ठीक है। राइट सर। तो तो ये मतलब, लेकिन ये मेरे पास कोई comprehensive data नहीं है। I asked one of your NUMS colleagues, maybe somebody from the economics department, राइट सर। uh, कि देखो कि पर किलोमीटर जो है वो आपका वो बढ़ चुका है। ठीक है। सो करप्शन की भी खबरें आई हैं, और अगेन लेट मी जस्ट से कि पंजाब अभी भी जो है वो उधर नहीं पहुंचा है जहां पे सिंध है। ठीक है। अल्लाह ना करे कि कभी वहां पहुंचे, और सिंध को भी इंशाल्लाह इम्प्रूव करना चाहिए, और करेंगे। और ये सोहेल आफरीदी की कोई खबर नहीं कभी ऐसी नहीं आई है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की तो बड़ी खबरें आती थी। उनके भाई फैसल अमीन गंडापुर ने तो सपोजिटली एक दुकान खोली हुई थी वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि करप्शन जो है वो कोई मुस्लिम लीग या पीटी और PMLN का वतीरा है। करप्शन PTI ने भी, जिस जदर जदर इनको मौका मिला पंजाब में, एक्चुअली परवेज इलाही साहब के बाद जो असल करप्शन हुई है वो तो फराग होगी साहिबा ने और बुशरा बीबी साहिबा ने की है, उस्मान बुजदार के थ्रू। लेकिन अब मुस्लिम लीग ने भी जो है वो, मुस्लिम लीग की हुकूमत में भी करप्शन की बड़ी बातें आ रही हैं। राइट सर, परफेक्ट। सर आप मिनिस्टर रह चुके हैं, आपने IMF के साथ काफ़ी काम किया और आप IMF में वैसे भी काम कर चुके हैं। सर ये बताइएगा, एक एज ए ले पर्सन अगर कोई जानना चाहिए कि IMF को रीच आउट करने का क्या प्रोसीजर होता है, कि एक स्टेट IMF के पास जाती है, IMF क्या क्या चीज़ें हैं जिनको देखती है, तसल्ली करती है, उसके बाद सर एक बेल दिया जाता है। व्हाट इज़ द राइट प्रोसीजर सर? अच्छा, एक ये IMF की चीजें चेंज होती रहती हैं ऑब्वियसली। हर, जैसे ही आप किसी पेशेंट को डॉक्टर के पास जाता है तो उसका डायग्नोसिस डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे भी डायग्नोसिस डिफरेंट होता है। सो पाकिस्तान के केस में, बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग मी, मिसाल के तौर पर जब मैं इस बार वजीर खजाना बना था अप्रैल में, जी तो सर। IMF ने मुझे, क्योंकि IMF को भी पता थी और सबको भी पता थी कि वजीर खजाना, तो सेक्रेटरी ने कहा था कि मिफ्ता कल वजीर का ओहदा लेगा, या शहबाज साहब जैसे ही ओहदा हलफ लेंगे तो मिफ्ता लेगा। तो वो मेरे से मिलने आ गए थे। उन्होंने ये जो जर्नलिस्ट वगैरह के थ्रू, एक जर्नलिस्ट के थ्रू हमसे बात हुई थी। तो मैं 3 जर्नलिस्टों से 2-3 दिन पहले मिला था। खलीक कियानी साहब डॉन में लिखते हैं, शहबाज राना साहब जो कि ट्रिब्यून में लिखते हैं, और मेहताब हैदर साहब जो कि न्यूज में लिखते हैं। और ये 3 जो हैं ये बड़े मंजे हुए साहब हैं, तो इनसे भी मैंने बात की थी। तो फिर उन्होंने भी, उनको बताया होगा IMF वालों को, तो खैर IMF वाले से बात हुई, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि पेट्रोल पे सब्सिडी तो खत्म करो। ठीक है। और उसके पेट्रोल पे सब्सिडी खत्म करो, और कुछ उसके बाद कुछ और टैक्सेस जो कि उन्होंने कम किए हुए थे, शौकत तरीन साहब ने कुछ टेलीकार्ड्स पे कुछ कम थे, और कुछ और थे कुछ, मतलब बेसिकली वही जो IMF की वतीरा होता है कि ये टैक्स बढ़ा दो, ये टैक्स बढ़ा दो, ये टैक्स बढ़ा दो, और ये सब्सिडी खत्म करो। वो इन्होंने कहा था कि ये तो आप पहले कर दें। तो मैंने सुन ली उनकी बात। मैंने कहा देखो, मैं पेट्रोल की टीम सब्सिडी में टैक्स तो अभी नहीं बढ़ाऊंगा फिलफॉर, लेकिन पेट्रोल की सब्सिडी जो है वो मैं समझता हूँ कि कम होनी चाहिए। गवर्नमेंट जो, पाकिस्तान को जेब से नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अभी आधी कर दूं, और फिर मैं कोशिश करके उसको 2-4 हफ्तों में खत्म करूंगा। राइट सर। लेकिन बस ये IMF से बात हुई, और IMF से आपका कांटेक्ट हो जाता है, फिर वही आपको होते रहते हैं वो लोग कि भाई तुम ये सब्सिडी खत्म करो, ये टैक्स बढ़ाओ, आ रहा। राइट सर। सर पाकिस्तान के मौसम मसाइल के ऊपर तो गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन एक जो कोर मसला है
वो उसके ऊपर कभी हमेशा बात नहीं हो पाती। अगर बात होती है तो उसका जवाब नहीं मिल पाता कि तमाम तो जो सियासी जमातें हैं, ये कंसिस्टेंट इकनॉमिक पॉलिसी क्यों नहीं है पाकिस्तान की। हर हुकूमत आती है, हर हुकूमत आके अपनी पॉलिसी चेंज कर देती है। जो वैसे तो आमतौर पे तो सियासी जमातें जब भी कोई ऐसी कोई जमहूरियत के ऊपर वार होता है, जमहूरियत के ऊपर कोई बात की जाती है, तो एक टेबल पे इकट्ठी होकर बैठ जाती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमिक पॉलिसी सर, ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिलता। व्हाई इज दैट द केस? अच्छा, आपके पहले वो जमहूरियत वाले वार वाली बात पे मैं बात करूंगा, फिर उस पर माशी पॉलिसी। श्योर सर। जमहूरियत में भी वार होता है ना, तो हर सियासी पार्टी जो है ना वो नहीं बैठती साथ। जो 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 उस लाइन के, हुकूमत की लाइन के इस तरफ होते हैं, जिनको हुकूमत से फायदा हो रहा होता है, जिनको जमहूरियत को सप्रेस करने से फायदा हो रहा होता है, जमहूरी हुकूक को, सिविल राइट्स को सप्रेस करने से फायदा हो रहा होता है, वो इस तरफ नहीं बैठते। आप पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग ने कितना शोर मचाया था, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। ठीक है, तो क्या सिर्फ यास्मीन राशिद के वोट को इज्जत नहीं देनी चाहिए? सिर्फ मियां नवाज शरीफ के वोटों को इज्जत देनी चाहिए? सो आप मतलब क्या जमहूरियत की बातें करनी है हमने? ठीक है, पीपल्स पार्टी वाले मतलब क्या, मतलब ये कराची में मेयर जो है, ये इनका इनका मेयर तो इलेक्ट ईमानदारी से नहीं हुआ था। जी तो सर। मतलब ये जमहूरियत की बातें जो हैं, ये तो सियासतदान उस वक्त करते हैं जब वो लोग जर्ब में आए हुए होते हैं। आज इमरान खान साहब की पार्टी बड़ी जमहूरियत की बातें कर रही है, उस वक्त तो इनको ख्याल नहीं आ रहा था। जब ये तलत हुसैन को जो मीडिया से हटवाया था इन्होंने, या मतीउल्लाह जान को पिटाई पिटाई करवाई थी। मतीउल्लाह जान तो बेचारा हर दौर में पिटता है, बाकी जर्नलिस्ट तो एक एक साइड पकड़ लेते हैं लेकिन उसने भी कोई गलत जमहूरियत की साइड पकड़ी हुई है। लेकिन मतलब ये ना, ये सब बातें, अगर कल पीटीआई हुकूमत में आ जाती तो क्या पीटीआई जमहूरी हो जाएगी? जी सर। अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे, होप इट स्प्रिंग्स इटर्नल। ठीक है, लेकिन आज तक खान साहब ने ये तो नहीं कहा कि मैंने जो किया था वो गलती की थी, कि मैंने भी लोगों को जबरदस्ती जेल में बंद किया था, मैंने भी लोगों के हुकूक सलब किए थे, मैंने भी मीडिया के ऊपर कदगनें लगाई थी, मैंने भी इस पिका लॉ को, जो आज मेरे पार्टी के और उनके लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, उनके प्रो यूपी वो पिका लॉज, मैंने भी उसको बड़ी फेवर की थी। मैंने भी चीफ को कहा था कि ये कौम का अब्बा है, जिसको थोड़े दिनों बाद फिर मैंने मीर जाफर का। तो खान साहब ने भी ये कोई आज भी गलती नहीं मानी है। और उसके बाद ये मुस्लिम लीग वाले जो थे वो तो कहते थे कि हमसे गलतियां हुई हैं 90 की दिहाई के अंदर, और हम मॉरली सही हो गए 2008 के बाद। उन्होंने फिर मतलब वही कर दिया। सो आई डोंट रियली नो कि ये जो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं, जो फैमिली या जिन्होंने पॉलिटिक्स को अपना पूरा करियर बनाया हुआ है, वट एवर, या डायनेस्टीज हैं, ये दे आर एट ऑल सीरियस अबाउट जमहूरियत। दे आर जस्ट, दिस इज जस्ट अ पावर गेम फॉर देम, कि पावर में आ जाए बस कुछ भी करके। ठीक है, फिर बातें जमहूरियत की तो वट एवर। अब राइट। आए पॉलिसी। भाई पॉलिसीज क्यों एक जैसी हो? माशी पॉलिसीज क्यों हो? हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है। ठीक है, किसी पार्टी, हमारी पार्टी मिसाल के तौर पे अवाम पाकिस्तान छोटी पार्टी है, लेकिन हम बड़े क्लियर है। वी वांट फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स। ठीक है, वी वांट प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये समझते हैं कि सोशल जस्टिस के ऊपर बहुत ज्यादा इंफोसिस देना चाहिए, एक्विटी के ऊपर बहुत ज्यादा इंफोसिस देना चाहिए, गरीब लोगों को बहुत ज्यादा मदद करनी चाहिए, लेकिन मार्केट्स के थ्रू। तो लेकिन अगर हम आएंगे तो हम ये पॉलिसी चेंज करेंगे। तो इस वक्त जो पावर और गैस की पॉलिसी है, हम कंप्लीटली चेंज है, गलत करें, गलत पॉलिसी है। राइट सर। मतलब इतनी महंगी पावर और गैस नहीं होनी चाहिए, इस तरह के टैक्सेस नहीं होने चाहिए, इतनी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स नहीं होने चाहिए। तो अगर हमारी हुकूमत कभी आती है तो हम तो कंप्लीटली चेंज करेंगे, क्योंकि ये गलत पॉलिसी है। तो हर पार्टी के पास ये हक है कि वो पॉलिसीज चेंज करे। अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर सियासत नहीं करेंगे तो फिर किस पे सियासत करेंगे हम? मतलब फिर क्या रह गया? सो लेकिन जो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में बड़ा आम कहा जाता है कि यार पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी है, पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी है। ये गलत बात है। कोई पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी ऐसी नहीं है। जो मरात एक मरतबा आपने किसी अमीर पावरफुल लॉबी को दे दी ना, कभी जिंदगी में वापस नहीं जाती है। ठीक है, आज देखेंगे वो 20 30 साल 40 साल, खैर हमेशा से ही आप फर्टिलाइजर कंपनीज को सब्सिडीज देते हैं। मालकान देख लीजिए फर्टिलाइजर कंपनी के, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास अपने जहाज ना हो खुद के पैसों के। राइट सर। ठीक है, उनको हम सब्सिडीज दे रहे हैं। दिखाए ना कोई गवर्नमेंट आके वो पॉलिसी चेंज करके दिखाए ना। इमरान खान ने 2019 के अंदर चीनी एक्सपोर्ट करवा दी इमरान खान की हुकूमत में, और ये शहबाज शरीफ साहब आग बगोला थे कि ये चीनी के मिल मालकान को तो तुमने फायदा दिया है अवाम के मफाद के खिलाफ। ये पॉलिसी गलत थी, लेकिन ये पॉलिसी कंटिन्यू हुई 2024 के अंदर। मुसद्दक मलिक को हटाया शहबाज शरीफ ने, और इसहाक डार को उस कमेटी का चेयरमैन बनाया, और फिर इजाजत दे दी आपने एक्सपोर्ट करने की।
राइट सर। सो उधर बड़े लोगों को फायदा हो रहा होता है, अशराफिया को फायदा होता है, वो पॉलिसी चेंज नहीं होती। राइट सर। सर आपके मैं कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा था, मैं आपके आर्टिकल्स देख रहा था, आप एक बात करते हैं कि हुकूमत टैक्स बहुत ज़्यादा लेती है लेकिन व्हेन इट कम्स टू द स्पेंडिंग उस तरह हो नहीं पा रहा। तो ये सर अगर आप इस मॉडल को समझाना चाहें तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बेटा हुकूमत अ, को आईएमएफ आके कहता है कि बजट डेफिसिट्स कम करो, ठीक, विच इज अ फेयर थिंग। बजट डेफिसिट से क्या नुकसान होता है ये भी बता दूंगा। हुकूमत जब बजट डेफिसिट करती है तो एक तो या तो नोटें छाप के पूरा करती है डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब है कि आपके अखराजात ज्यादा हैं, आपका टैक्स कलेक्शन कम है, तो जो खसारा है, जो डिस्टेंस है बिटवीन योर एक्सपेंडिचर्स एंड योर टैक्स कलेक्शन, दैट एक्सपेंडिचर डिफरेंस हैज टू बी इधर फाइनेंस थ्रू प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, जो स्टेट बैंक से बोरो करने का मतलब बराबर होता है, या यू हैव टू बोरो फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर के पास कोई एडिशनल पैसे नहीं होते सेविंग्स के ऊपर, उनकी जो इन्वेस्टमेंट वो खुद करते हैं उनके पास पैसे नहीं होते, तो यू हैव टू बोरो फ्रॉम फॉरेनर्स। बोरोइंग फ्रॉम फॉरेनर्स मींस इट इज अ करंट अकाउंट डेफिसिट। सो होता ये है कि जब हुकूमत इधर बजट खसारा करती है तो उधर करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, आपका इंपोर्ट बहुत बढ़ जाता है कंपेयर टू योर एक्सपोर्ट्स। राइट सर। Even a way of saying current account imports and exports is to say कि foreigners transferring their savings in Pakistan and our exports are us transferring our savings to outside of Pakistan. Anyway, सो बजट खसारा आपका करंट अकाउंट डेफिसिट खसारा करता है। अब हुकूमत को आईएमएफ कहती है और सही कहती है कि आप अपना बजट खसारा कम करें। इसके दो तरीके हैं ना, या तो खर्चा कम कर दो या टैक्स बढ़ा लो। अब जो भी हाउस होल्ड होता है, मेरा हाउस होल्ड हुआ, आपका हाउस होल्ड हुआ, आपके पेरेंट्स का हाउस होल्ड हुआ, जित पूरे पाकिस्तान के जो अपने हाउस होल्ड होते हैं, हम अपने खर्चे जो है वो अपने अखराजात जो है वो अपनी आमदन देख के लगाते हैं। आप अपनी चादर देख के अपना पैर फैलाते हैं। यहाँ पे ये है कि आपने पैर पूरे फैला दिए, आपने 4,000 अरब रुपया खर्च किया है इसके अंदर, एएसडीपी, एडीबी और पीएसडीपी पे। 1,000 अरब रुपया वफाक पीएसडीपी पे खर्च करती है, 3,000 अरब रुपया सूबे खर्च करते हैं। 4,000 अरब रुपया आपने खर्च किया और आपने टैक्स लगा दिया नौकरी पेशा लोगों पे 38.15%। राइट सर। और जिस 40% नौकरी पेशा लोगों से पैसे लेने के बाद जो उसके पास 60% बचता है, जब वो देने जाता है, खरीदने जाता है अपने बच्चे का दूध, तो आप बोलते हैं 18% टैक्स दो। हम्म। जब वो जाता है खरीदने के लिए अपने बच्चों के डायपर, तो आप बोलते हैं 18% टैक्स दो। वो अपने बच्चों की स्कूल फीस डालता है, आप बोलते हैं एडवांस इनकम टैक्स दो। वो अपने मतलब क्या कर रहे हो यार। 12% आपने पिछले 8 साल में एवरेज हाउस होल्ड इनकम कम कर दी पाकिस्तान में। 12%, यानी कि 2018 के मुकाबले में आज हम 12% गरीब हैं। ये जो अभी नया सर्वे आया है, 2014 के मुकाबले में भी एवरेज हाउस होल्ड रियल इनकम पाकिस्तानियों की कम हो गई है। मगर आप जो है वो वही पॉलिसी लेके चल रहे हैं, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, खर्चे पे खर्चे, जहाज खरीदे जा रहे हैं, इधर वो शाहाना ये खर्चे हो रहे हैं। जजों की अभी आप देखें, कल खुर्रम हुसैन ने एक आर्टिकल लिखा है डॉन में, जजों को पता नहीं, कोई 400% आपने तनख्वाह बढ़ा दी। एफसीसी के जजेस की और तनख्वाह बढ़ा दी, क्योंकि आप और जजेस अपनी मर्जी के आपने ले आए, फैसले अपनी मर्जी के चाहिए, उधर आपने कर दिया, खजाने के मुंह खोल दिए। आपने पंजाब असेंबली के अंदर, दूसरे दीगर असेंबलियों के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर वज़राओं की 500-500, 900-900% तनख्वाहें बढ़ा दी। मुझे बताइए कि किस प्राइवेट सेक्टर के अंदर किसी की 100% तनख्वाह बढ़ी। और ये प्राइवेट सेक्टर के लोगों की तनख्वाहों के टैक्स से तुम गवर्नमेंट की तनख्वाहों को देते हो ना। राइट सर। तो जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तनख्वाह बैक ट्रैक जाके 5 महीने पुरानी, और सारे वज़राओं की, फाइनेंस मिनिस्टर का नाम अकेले नहीं लेता हूँ, सारे वज़राओं की तनख्वाह जब 5 महीने पुरानी जाके बढ़ाएंगे आप, मई में जनवरी से लगाएंगे और 500% बढ़ाएंगे कि यार बड़ी महंगाई है, ये पूरा नहीं होता, तो बाकी लोगों का कैसे पूरा हो रहा है। राइटली सेड सो से। सर इस पर मेरा एक बड़ा मासूमाना सा सवाल है। आपने चंद अल्फाज इस्तेमाल किए डेफिसिट की बात की, पीएफडीपी के बात की, वैसे हम एनएफसी अवार्ड्स की बात करते हैं। सर ये जो टर्मिनोलॉजी है ये एक आम इंसान के लिए बड़ी एक मुश्किल टर्मिनोलॉजी है। तो पाकिस्तान के अंदर जो इकनॉमिक लिटरेसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस चीज़ की गैर मौजूदगी के अंदर आप किस तरह तो कहते हैं कि एक आम इंसान पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बनेगा? देखो बेटा, आम इंसान तो पॉलिसी मेकर का, आम पाकिस्तानी तो पॉलिसी मेकिंग का पार्ट नहीं बनता ना, ठीक है। और देखो, मैं भी अपनी जो गुफ्तगू है मैं कोशिश करता हूँ कि आसानी से लोगों को समझा सकूं, लेकिन जाहिर है कि अगर मुझसे एक लम्स का स्टूडेंट पॉडकास्ट कर रहा है तो मैं उस सवाल को थोड़ा सा डिफरेंटली जवाब दूंगा। अगर कोई और पॉडकास्टर्स होते हैं जो, जिनकी पॉडकास्ट आपसे ज़्यादा चलती है, माजरत के साथ, लेकिन जो जी जी। लम्स में, जिन्होंने लम्स से लॉ नहीं किया होता है, ठीक है, लम्स
in my humble opinion, is the second best institution in Pakistan, educational institution. My apologies to the IBA, which I think is third, and my congratulations to Aga Khan, which I think is number one. But I mean, but LUMS is the pride of Pakistan. ठीक है, मतलब और जितने LUMS के मैंने बच्चे देखे हैं, IBA के बच्चे देखे हैं, जो मतलब you guys are rock stars. ठीक, तो मेरा भी जवाब उस पर थोड़ा सा कंडीशनड होता है। लेकिन देखें, ये जो है ना, ये हुकूमत को एक चीज समझ नहीं आती है। पिछले साल मिसाल के तौर पर पहली मर्तबा काफी अरसे बाद मैं समझता हूँ कि इन्होंने GDP के नंबर जो थे ना, वो थोड़े अपवर्ड किए थे। ठीक है, कि वो थोड़े से मतलब थोड़े से क्रेडिबल नहीं थे GDP के नंबर। इन्फ्लेशन के नंबर ठीक थे, अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर ठीक होते हैं, GDP का नंबर पिछले साल का ठीक नहीं था इनका। ठीक है, और तमाम जो लिखने वाले हैं, अली खिजर हो गया, दीगर जितने भी हो गए, शहबाज राना हो गया, मेहताब हैदर हो गया, सब ने लिखा कि यार ये नंबर समझ में हमको नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन जो आम आदमी है ना, वो कभी भी नंबर का इंतजार नहीं करता। आम आदमी ये थोड़ी देखता है कि हुकूमत कह रही है इन्फ्लेशन कम हो गया तो यार इसका मतलब है इनको वोट दे दो। आम आदमी तो जाके देखता है यार टमाटर कितने कम मिल रहा है। खातून जो जाती है बोलती है यार मुझे तो इतने पैसे मिलते हैं महीने के, इसके अंदर मुझे किचन चलाना होता है, पहले मैं चला सकती थी, अब नहीं चला सकती। अब तो मेरे पास दाल बनाने के भी पैसे नहीं है, रोटी बनाने के भी पैसे नहीं है, आटा खरीदना एक मुश्किल हो गया। आप ये देखें ना कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 10 सालों में क्या हुआ है। औसतन पाकिस्तानियों ने बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त और चिकन खाना कम कर दी। औसतन पाकिस्तानियों ने तेल, प्याज और अंडे खाना कम कर दिए। ठीक है, एक पाकिस्तानी जो हफ्ते के 1 अंडा खा सकता था, यानी महीने के 4 अंडे खा सकता था तकरीबन, वो अब 10 दिन में 1 अंडा नहीं खा सकता है। 11 दिन लगते हैं उसको 1 अंडा खाने में। सो मतलब उन्होंने अपनी कंजम्पशन कट कर दी। और जो ट्रेजेडी है वो ये नहीं कि इन्होंने महंगी चीजों की कंजम्पशन कम कर दी। वो जब गए तो हमने देखा कि आटा और गंदम जो चावल जो कंज्यूम किया जा रहा है वो भी कम हो गया। और गंदम और चावल से कम तो कोई चीज नहीं होती ना। आदमी खाली रोटी के साथ, प्याज के साथ रोटी खा लेता है, खाली रोटी खा लेता है। अगर रोटी भी कम खा रहा है इसका मतलब कि भूख का क्राइसिस। सो एक पाकिस्तान में क्राइसिस तो हो गया। तो जब ये क्राइसिस हो गया तो आप गवर्नमेंट जो भी नंबर प्रिंट कर दे, क्या फर्क पड़ता है। तो जब हम किसी से जाके बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में महंगाई की एक वजह या पाकिस्तान में बड़े टैक्स की एक वजह हुकूमत की फजूल खर्ची है, तो लोगों को ये बात समझ में आ जाती है। वो PSDP ADP वगैरह को टर्मिनोलॉजी ना पता हो, उनको करंट अकाउंट और डेफिसिट का और फेडरल बजट डेफिसिट का कनेक्शन ना पता हो, लेकिन इनको ये तो नजर आ रहा है ना कि मरियम साहिबा ने अपना जहाज खरीदा है, तभी तो इनको झूठ बोलना पड़ा। इनको ये तो नजर आ रहा है ना कि सिंध के अंदर, यूनिवर्सिटी रोड कराची के अंदर आप गाड़ी चलाएं तो मतलब मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार कम से कम एक तरावी का सवाब तो मिलना चाहिए, मतलब 20 रकत का तो सवाल मिलना चाहिए। 4-5 साल से वो एक रेड लाइन या पता नहीं कोई अजाब लाइन बना रहे हैं वो लोग। उनसे नहीं बनती सिंध वालों से, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं करना है। और आई एम श्योर के प्रोजेक्ट पता नहीं कितने % ओवररन हो गया होगा। तो 15 साल से वो K4 पानी की पाइपलाइन बना रहे हैं, आधे कराची में पानी नहीं है। तो सिंध हुकूमत जितने भी इश्तिहार कर दे कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जो कराची में रहता है उसको पता है, जो पंजाब में रहता है उसको पता है कि ये जो 20-25 गन्स लेके आई थी हमारी पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा, ट्रक लेके आई थी वो वाटर गनों, बड़ी इश्तिहार हुए। और पंजाब में तो ये ना कि करोड़ रुपए का काम करो तो 3 करोड़ रुपए का इश्तिहार करते हो, उसके ऊपर टिकटॉक करते हो वगैरह। मगर क्या स्मॉग कम हुई है? So people know the reality. 1 करोड़ बच्चा तो स्कूल आया है ना। वो जिन माओं के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो अफोर्ड नहीं कर सकती अपने बच्चे को स्कूल भेजना, उन माओं को गवर्नमेंट की स्टेटिस्टिक्स देखने की जरूरत नहीं है, उनको पता है। राइट सर मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि क्या कभी ये मुमकिन होगा कि हमारा जो बजट हो एक बैलेंस बजट होगा? यार बड़े मुश्किल है, पता नहीं, मतलब कभी इज अ लॉन्ग टाइम, मे बी अ ईयर बिफोर क़यामत वी मे बी एबल टू डू इट, बट एज आई सेड, आई मीन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्टेंस अंडर प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, वी हैड अ बैलेंस बजट। एक्चुअली जो जो करंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो तो बिल्कुल बैलेंस होने चाहिए, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स अगर बैलेंस ना भी हो तो ठीक है। द आइडिया शुड बी कि पाकिस्तान का जो बजट का खसारा है वो पाकिस्तान की माशी ग्रोथ से कम हो। सो हम एज वी ग्रो, हमारा जो 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 डेफिसिट है एज अ परसेंटेज ऑफ आर इनकम कम होती जाए। आपको इस तरह मिसाल दे दूं कि अगर आप, एक कंपनी है जो कि शुरू होती है, वो बहुत
कम कर्जा लेती है, लेकिन एज कंपनी बड़ी हो जाती है तो उसके अमूमन कर्जे बढ़ जाते हैं, विच इज फाइन एज लॉन्ग एज वो कर्जा जो है वो प्रोडक्टिव यूज में आपने रखा। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर्जे लेती है और वो कर्जे लेकर वो उससे प्रोडक्टिव यूज कर देती है, बच्चों को तालीम दे देती है, बच्चों को सेहत दे देती है, ये चीजें कर लेती है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर क्योंकि वो बच्चा पढ़ेगा और उसके बाद वो मुल्क को और अपने आप को ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, या आपने कोई अच्छे रोड बना दिए या कोई बस लगा दी। लेकिन अगर आपने वो कर्जा बना के 3 गाड़ियां खरीद ली चीफ सेक्रेटरी के लिए, या 100 गाड़ियां खरीद ली हुकूमत के अफसरान के लिए, या 200 गाड़ियां खरीद ली, या जहाज खरीद ली, या जो भी चीजें कर ली, ठीक है, या right, शो पे जाया कर दिए वगैरह, दिखावे के प्रोजेक्ट्स पे जाया कर दिए, तो वो पैसा जो है ना वो जाया हो जाता है। तो कर्जा इट सच इज नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग, it is how you utilize that karza that is a problem. So I'm not looking to balance the budget, but I am looking to ensure that the deficit is less than your economic growth. राइट सर, जस्ट ए पार्टिंग क्वेश्चन सर, आपको क्या लगता है कि किस सियासतदान का जो टेन्योर था, एरा था, वो सबसे बेस्ट था इन रिगार्ड्स टू आर इकोनॉमिक्स? In regards to our economy sir. okay, so जो I mean biased too, but I do think कि शायद अब्बासी के जो 10 महीने थे, लोग समझते हैं कि this was the dream period and the dream team, मतलब जो भी उनकी थी, और वो एक काबिल, एक दयानतदार, हम्बल, और इतने हम्बल के वो एडवर्टाइज भी नहीं करते अपनी ह्यूमिलिटी के। कुछ कुछ लोग अपनी ह्यूमिलिटी भी एडवर्टाइज कर देते हैं, True, sir. कुछ लोग, लेकिन वो नहीं करते। लेकिन वो जेन्युइनली अच्छे लोग थे। मैं समझता हूँ कि मोहम्मद खान जुनैद साहब एक बहुत अच्छे आदमी थे, Hmm. और बड़े दबंग आदमी थे, और अपने स्टेट पे अपनी चीज़ों पे खड़े रहे। और जबकि वो जनरल जिया लेके आए थे, लेकिन जनरल जिया के सामने भी उन्होंने बात की। तो लेकिन चक्कर ये कि अदरवाइज ठीक है, मतलब सारे मतलब मैं हर 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 दौर में, मियां नवाज शरीफ का दौर हो, इमरान खान का दौर हो, शहबाज शरीफ का दौर हो, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें बुरी होती हैं। इनमें से कोई भी जो है वो फरिश्ता नहीं है, दूध में धुला नहीं है, और कोई भी जो है वो दज्जाल नहीं है। हम पार्टीजन ट्रोल्स जो है ना, मतलब जो वो समझते हैं कि उनका ही लीडर अच्छा है और बाकी सब जो है वो बहुत बुरे हैं, ऐसा नहीं होता है। इंसान होते हैं, ठीक है, कुछ गलतियां करते हैं, कुछ ठीक करते हैं, कोशिश होती है ठीक करने की। लेकिन हमारे हुकूमत का स्ट्रक्चर ऐसा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि चाहे वो शायद अब्बासी आ जाए या कोई फरिश्ता आ जाए, तो हुकूमत, जब तक हम हुकूमत के अंदर फंडामेंटली गवर्नेंस रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, मुल्क आगे तरक्की नहीं करेगा। मिफ्ताह इस्माइल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया।